हाँ जी, राम राम खम्मा गणी, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से जो अपनी पढ़ाई है उसमें लग रहे होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, पृथ्वी के परिमंडल अध्याय का। ठीक है, इससे पहले हमने 2 लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अगर आपने वो ना देखे हैं, ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे उन लेक्चर्स के लिंक है, जाके फटाफट से देख लीजिए। ठीक है, तो आज पहले बात करते हैं हमने शॉर्ट में जो पिछले 2 क्लासें ली है अपन ने, उनमें हमने क्या पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा परिमंडल क्या होता है, परिमंडल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो 4 प्रकार का अपन ने परिमंडल पढ़ा और उन 4 प्रकार में पहला जो परिमंडल है स्थल मंडल, उसको हमने पढ़ा। ठीक है, स्थल मंडल में 7 महाद्वीप आते हैं, उनको अपन ने पढ़ लिया। आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे जलमंडल को, वायुमंडल को और जैवमंडल को। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो शेष 3 परिमंडल हमारे बच गए थे, उन तीनों परिमंडल को इस आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक साथ रहिएगा। ठीक है, बीच में छोड़ के मत चले जाना, विद्या माता की कसम है तुम्हें। हाँ, तो इस कक्षा में हम पढ़ते हैं किसको, जलमंडल को। तो एक बार बेसिक सी जानकारी देता हूँ आपको, जो कि हमने पहले से ग्रहण कर रखी है, बट कोई साथी अगर नया जुड़ा है तो एक बार जलमंडल को पुनः देख ले, ताकि जलमंडल वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट आपको एक जगह मिल जाए देखने को। ठीक है, तो बात करते हैं अपन ने जलमंडल कितने प्रतिशत हिस्से पे फैला हुआ है। जलमंडल है वो हमारे 71% हिस्से पे फैला हुआ है। ठीक है, इस 71% हिस्से में कितने महासागर आते हैं, 5। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा आता है एशिया, सॉरी अपन महाद्वीप नहीं पढ़ रहे, महासागर पढ़ रहे हैं। ठीक है, गलती हो गई बाय मिस्टेक। पहला आता है प्रशांत, प्रशांत के बाद में आएगा अटलांटिक, अटलांटिक, फिर आएगा हिंद। ठीक है, हिंद, उसके बाद में आएगा दक्षिणी महासागर, तत्पश्चात आएगा आर्कटिक महासागर, अंत में सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। ठीक है, क्लियर। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सर पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन इस क्लास में इन महासागरों के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे और जैवमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वही हमारे चैप्टर के अंदर है। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो अब एक एक को फटाफट से देख लेते हैं। पहला मैं यहाँ पे लिखूं प्रशांत महासागर, क्या लिखूं, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा प्रशांत महासागर। तो पहली चीज लिखना, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, देख लो आप, है ना, नहीं आएगा समझ वहां पे मैं खुद बता दूंगा। विश्व का 50% से अधिक जल इस अकेले महासागर में है। ठीक है, कुल जल भाग के 1/3 भाग में ये क्या है, फैला हुआ है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 1/3 भाग में इसका क्या है, फैलाव है। वहीं इसकी आकृति की बात करें तो आकृति इसकी ट्रायंगल शेप में है। ठीक है, त्रिभुजाकार है। और इसकी बात करें, हाँ,
इसके जो तटीय जो क्षेत्र है उनमें कौन कौन से महाद्वीप स्थित है वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे ऊपर की साइड। ये घिरा हुआ है एशिया से, ठीक, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एक अंटार्कटिका, इन महाद्वीपों से घिरा हुआ है। और बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश जो कि इसके तटीय क्षेत्रों में आते हैं। फिलीपींस, जापान, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सुनने इसके बारे में। विश्व का, ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त, चाहे वो स्थल मंडल का हो चाहे विश्व जल मंडल का हो, ठीक है, दोनों में, स्थल भाग में और जल भाग दोनों का मिला के सबसे गहरा गर्त है, सबसे गहरा गर्त, वो भी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। गर्त का नाम है मोरियाना गर्त। क्या है भाई? मोरियाना गर्त, ये आपको याद रखना है। इसकी जो गहराई है वो है 11,022 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मोरियाना गर्त है, जिसकी गहराई है लगभग 11 किलोमीटर। ठीक है, ये अपने इसकी बात कर ली। और क्या है इसके बारे में? एक बार इसको इस साइड से थोड़ा सा साफ कर देता हूं ना, और फिर बात करते हैं और आगे किसके बारे में। और सुनना इसके बारे में बातें, जो इसके तटीय भाग है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अग्नि मेखला किस महासागर में स्थित है, क्या पूछ लिया जाए? अग्नि मेखला किस महासागर में स्थित है, तो वो किस महासागर में स्थित है? पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। ठीक है, क्या है? अग्नि मेखला स्थित है, ठीक है, इसके तटीय भागों में, जिसे अपन बोलते हैं फायर रिंग। ठीक है, फायर रिंग इसके तटीय भागों में स्थित है। और सुनना इसके बारे में, और क्या है इसके बारे में? विश्व के 60% से अधिक भूकंप व ज्वालामुखी, क्या? भूकंप व ज्वालामुखी इसके तटीय भागों में आते हैं, और उन तटीय भागों को ही क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। ठीक है, अग्नि मेखला कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अग्नि मेखला किसे कहते हैं? अगर प्रश्न पूछ ले जब अग्नि मेखला कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होगा प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मगर आपसे पूछ ले जब अग्नि मेखला होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए अग्नि मेखला होता क्या है। तो ध्यान रखना, 60% से अधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय भागों में आते हैं, और उन तटीय भागों को ही क्या कहते हैं अपन? अग्नि मेखला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बात हो गई प्रशांत महासागर के बारे में बेसिक बातें, जो कि आपको ध्यान रखनी आवश्यक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट ओशियन की ओर, जिसका नाम है आकार के अनुसार क्या है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना इसके बारे में, अगर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? क्षेत्रफल। आपसे क्या पूछ लिया जाए? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपको बताना है 165.2 मिलियन 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। ठीक है भाई, ये बस यही बात है इसके बारे में। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा ओशियन है, नेक्स्ट जो महासागर है अटलांटिक महासागर। ठीक है, दूसरा बड़ा महासागर है, उसकी भी बात करते हैं। यहां लिखता हूं मैं सेकंड नंबर का, अटलांटिक महासागर। ठीक है, महासागर, इसके बारे में सुनना। पहले इसका क्षेत्रफल देखते हैं, इसका क्षेत्रफल देखते हैं, एरिया देखते हैं। तो क्षेत्रफल आपको याद रखना है क्या? 106.05 मिलियन वर्ग किलोमीटर।
ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। अच्छा जी, हो गया क्षेत्रफल। आकृति सुनना इसकी, आकृति है एस। इंग्लिश का जो हमारा एस होता है ना, एस के आकार का ये समुद्र है, ठीक है। और इसकी लोकेशन सुनना, इसकी पश्चिम में है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। पूर्व में इसके है अफ्रीका व यूरोप, ये इसकी लोकेशन हो गई, ठीक है। और अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में, कौन से भाग में? उत्तरी भाग में मछली केंद्र है, ठीक है। यहां पे लिखता हूं प्रमुख मछली केंद्र, प्रमुख मछली केंद्र है, प्रमुख मछली केंद्र। कौन कौन से हैं नाम देखना उनके, डागर बैंक और एक का नाम है ग्रांट बैंक, ठीक है। ग्रांट बैंक, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में दो प्रमुख मछली पकड़ने के, ठीक है, मछली केंद्र से तात्पर्य मछली पकड़ने के केंद्र है, जहां पे बहुतायत में मछलियों को पकड़ा जाता है, ठीक है, समुद्र से। तो उनके नाम है डागर बैंक और ग्रांट बैंक, ठीक है। ये एकमात्र ऐसे बैंक है जहां पे पैसे नहीं मछलियां रखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि कहाँ है स्थित? अपने अटलांटिक महासागर में। और सुनना, व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, किसकी दृष्टि से? व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो जो ये महासागर है वो क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब आप कक्षा 12 की भूगोल पढ़ोगे तो उसमें जब आप जलमार्ग पढ़ोगे तो एक जलमार्ग आता है विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग। कौन सा? विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग, जो कि मैं यहाँ पे लिखता हूं, जो कि इसी महासागर में स्थित है, ठीक है, इसी महासागर के अंदर बना हुआ है। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। ये क्या है? विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है, जिस पर कुल व्यापार का 1/4 व्यापार इसी मार्ग के द्वारा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ जाए कि विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग किस महासागर में स्थित है, तो आपका जवाब होगा अटलांटिक महासागर में। जलमार्ग का नाम क्या है? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, जिस पर विश्व का 1/4 क्या होता है? व्यापार होता है, ठीक है। तो इस दृष्टि से अगर ये मार्ग महत्वपूर्ण हो जाता है तो मार्ग कहाँ स्थित है? सर समुद्र में स्थित है ना, महासागर में स्थित है। तो ये महासागर भी क्या है? अपना महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो महासागर कौन सा है, तो आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ठीक है। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और सुनना इसके बारे में, आ गई याद तो अभी बता देता हूं। हाँ इसके मध्य भाग में, ठीक है, मध्य भाग में एक पर्वत तंत्र पाया जाता है। कौन सा तंत्र पाया जाता है? पर्वत तंत्र, पर्वत तंत्र पाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस महासागर के मध्य भाग में एक पर्वत तंत्र पाया जाता है, उसे अपन बोलते क्या? मध्य अटलांटिक कटक। अपन ये नहीं कह सकते कि जो हमारा स्थल भाग है वहीं पे पहाड़ियां, पर्वत, पठार पाए जाते हैं, ठीक है। जितने ऊंचे और लंबे पर्वत स्थल भाग में पाए जाते हैं ना, उससे ज्यादा लंबे और ऊंचे पर्वत अपने जल भाग में भी पाए जाते हैं। वो भी अपन पढ़ेंगे फिर कभी, ठीक है। तो जो कई बार आप देखते हो ना द्वीप वगैरह, तो वे द्वीप वगैरह जो होते हैं उन पर्वतों के ऊपर के शिखर होते हैं। आई बात समझ में? तो ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ी बहुत। तो ये यहाँ पे आ गया है कि भाई मध्य भाग में एक पर्वत तंत्र यानी कि एक पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसे अपन बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्षेत्रफल हमने इसका देख ही लिया, 106.05 मिलियन वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट अपन चलते हैं हिंद महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर, इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन। ये भी आपको ध्यान रखना है। बोलो शंकर भगवान की जय। यहां पे लिखता हूं मैं हिंद महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, ठीक है।
वही क्षेत्रफल की बात करें पहले तो अपन किसकी बात करेंगे, एरिया की। एरिया कितना है 70.50 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। स्थित कहाँ है ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले आकृति की बात करते हैं अपन। एम की आकृति का है, किस आकृति का है, इंग्लिश के एम की आकृति का है। स्थित कहाँ है, इसके उत्तर में एशिया क्या है, उत्तर में एशिया, ठीक है, पश्चिम में अफ्रीका, ठीक, पूर्व में इसके ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिण में इसके अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी लोकेशन की। अच्छा जी, और क्या बात करनी है अपने को, और बात करते हैं सबसे गर्म महासागर क्या है, सबसे गर्म महासागर कौन सा है, हिंद महासागर, ठीक है। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, और इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, क्या है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। जब आप भारत का मानचित्र देखते हो, मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ, ये अपना प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है, ये प्रायद्वीप वाला हिस्सा है, ये मैंने बनाया। तो आपने यहाँ पे देखा होगा अरब सागर, और इधर देखा होगा आपने बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी देखिए मानचित्र में, ठीक है। तो ये जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, ये भी अपने किसके भाग है, हिंद महासागर के ही भाग है, ठीक है। कई बार प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, तीन हो गए, अरब सागर, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर। ये तीनों किस स्थान पे मिलते हैं, तीनों किस स्थान पे मिलते हैं, तो इस स्थान का नाम लिखता हूं मैं यहाँ पे, कन्याकुमारी, क्या, कन्याकुमारी में ये तीनों एक साथ मिलते हैं। इधर से अरब सागर आ गए, इधर से बंगाल खाड़ी और हिंद महासागर, ये तीनों एक स्थान पे जहां पे मिलते हैं उस स्थान का नाम है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी का प्राचीन नाम है केप कुमेरिन, क्या है, केप कुमेरिन, ये इसका प्राचीन नाम है कन्याकुमारी का। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मेरे को याद आ गया तो आपको बता दिया, ठीक। ये तो बात हो गई अपने हिंद महासागर की, सबसे गर्म महासागर है और 70.50 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आकृति इसकी एम आकार की है, इंग्लिश के एम के समान। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण के अंदर अंटार्कटिका है, और पश्चिम में इसके अटलांटिक महासागर जुड़ा हुआ है, और पूर्व में इसके प्रशांत महासागर जुड़ा हुआ है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर भी हिंद महासागर के ही भाग है, और ये तीनों एक स्थान पर मिलते हैं जिस स्थान का नाम है कन्याकुमारी, ठीक है, और उसका प्राचीन नाम था कन्याकुमारी का केप कुमेरिन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे अपन देख लेते हैं, इसके जो महत्वपूर्ण जो इसमें स्थित जो द्वीप है, ठीक है, द्वीपीय जो देश है उनकी बात करते हैं। तो श्रीलंका, श्रीलंका, मॉरिशस, मेडागास्कर, मेडागास्कर, ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इस हिंद महासागर में स्थित द्वीप समूह, और भी है बट मुख्य मुख्य अपन ने देख लिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मेडागास्कर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो गुरु जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ते भाई। आगे अपना आता है 4 नंबर का जो महासागर है, ठीक है, महासागर का नाम है दक्षिणी महासागर, 3 पढ़ लिए ना, तो 4 नंबर का चलेगा दक्षिणी महासागर। इन दोनों के बारे में इतनी खास जानकारियां हैं नहीं जानने योग्य, पर अपन अब है तो पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो देखेंगे, क्षेत्रफल ही देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे तो, है ना। यहाँ पे लिखते हैं अपन
दक्षिण महासागर, सदर्न ओशियन। ठीक है, क्षेत्रफल देखते पहले तो इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका 20.33 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, स्थित कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है, चारों ओर फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ठंडा भी है और थोड़ा बहुत बर्फ से भी ढका हुआ, क्योंकि ध्रुवों के पास है, वहां पे सूर्य किरणें सीधी नहीं पहुंच पाती है, तिरछी पहुंचती है, तो इस कारण से क्या है, इनका टेम्परेचर कम है। ठीक है, ठंडा है ये ज्यादा। एक चीज तो ये हो गई इसकी, क्योंकि जब अपन ने अंटार्कटिका को पढ़ा था तो अंटार्कटिका का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है? 0 है, अर्थात वहां पे लोग नहीं रहते हैं। शोध वगैरह के लिए विभिन्न देशों से लोग आते हैं और उनके वहां शोध केंद्र स्थापित किए गए, ये भी अपन ने जाना था। ठीक, ये हो गया इसके बारे में बात। और इसके अन्य नाम की बात कर ले तो इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुवीय महासागर, ध्रुवीय महासागर इसे कहते हैं। इसके अलावे से अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक महासागर भी इसे कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? जो ये महासागर है, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के, हिंद महासागर के दक्षिण हिस्सों को जोड़ता है, हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्सों को जोड़ता है, दक्षिणी हिस्सों को जोड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, हिस्सों को जोड़ता है। ठीक है भाई, आओ समझ में, आओ गुरुजी समझ, आओ समझ में, चलो आगे। ठीक है, ये बस बेसिक बेसिक बातें हैं, इसके बारे में ध्यान रखने योग्य भाई। हाँ, कहाँ स्थित है, कैसा है, कैसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते अपन अपने जो अंतिम जो महासागर है उसकी ओर। अंतिम महासागर का नाम बताओ रे फटाफट, ओ जल्दी जल्दी बताऊं। तो सर उसका नाम है आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर। यहां पे लिखता हूं मैं, आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर, जो कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, वो कौन सा है? हमारा आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट अपने जो चर्चा करते हैं आर्कटिक महासागर की। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, भाई कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया है इसका 14.06 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है इसमें? विश्व का सबसे ठंडा महासागर, विश्व का सबसे ठंडा महासागर। ठीक है, ठंडा महासागर, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ स्थित है? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में। कहाँ है? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में। ठीक है, जो हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है, वो कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, वो हमारा कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। और जो हमारा नॉर्थ पोल है वो हमारा आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो इसलिए क्या है, ये सबसे ठंडा महासागर है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त में होने के कारण ये क्या है? ठंडा है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है, जो कि क्या लिखना आगे? जो कि कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड,
कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड आदि से घिरा हुआ है, ग्रीनलैंड से घिरा हुआ है। ठीक है भाई, घिरा हुआ है। ये हो गई हमारी किसकी बात, आर्कटिक महासागर की बात। ठीक है, और इसके दक्षिण में ये अपने क्या एशिया की तरफ आते हैं, यूरोप की तरफ आते हैं, तो इसके दक्षिण हिस्से में टुंड्रा प्रदेश पाए जाते हैं जो भी बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा ठंडा महासागर है। ठीक है, उथला हुआ महासागर भी है ये भी आपको ध्यान रखना है। बस ये बातें हैं इसके बारे में, और थोड़ा बहुत अपन ये देख लेते हैं कि ये किन किन महासागरों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दो जल संधि है, यहाँ पे लिखता हूं मैं। पहली लिखना हो यहाँ पे बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि द्वारा ये प्रशांत महासागर से जुड़ा है। ठीक है, बेरिंग जल संधि द्वारा किससे जुड़ा हुआ है, ये प्रशांत महासागर से। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक बार इसको साफ कर लेते हैं अपन, यहाँ साफ करके दूसरी लिखता हूँ। ठीक है, दूसरी वाली जल संधि और ध्यान रखना आप। ग्रीनलैंड स्कॉटलैंड जल संधि, ग्रीनलैंड और स्कॉटलैंड जल संधि द्वारा ये किससे जुड़ा हुआ है, अटलांटिक महासागर से। जल संधि द्वारा, तो उसमें लिखना अटलांटिक ओशियन। ठीक है, जुड़ा हुआ है। ये आपको दो जल संधियां याद रखनी। क्षेत्रफल पूछ लिया जाए आपसे, 14.06 मिलियन वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा और सबसे ठंडा क्या है, महासागर है। ठीक है, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है, आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत आता है, जो कि कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड से घिरा हुआ है। बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, और ग्रीनलैंड स्कॉटलैंड जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की तरफ। वायुमंडल के बारे में अपन जानकारी देखते हैं कि वायुमंडल क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा ये है आर्कटिक महासागर के बाद अपन आता है वायुमंडल की बात करते हैं, और तत्पश्चात हम बात करेंगे किसकी, जैवमंडल की, जिसे अपन जीवमंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है वायुमंडल, पृथ्वी के ऊपर गैसों का आवरण पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, वायुमंडल। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं वायुमंडल। कुछ बस दो चार बेसिक बातें दोनों के बारे में, अभी 5 मिनट का काम है भाई, फिर हो जाएगा फ्री। ठीक है, वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के ऊपर, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर जो गैसों का आवरण पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, वायुमंडल। ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ठीक है, और कितने ऊंचाई तक पाया जाता है वायुमंडल, ये आपको ध्यान रखना है। परिभाषा ध्यान रखो मत रखो, परिभाषा नहीं पूछता आपसे। ठीक है, बट लिखते हैं फिर भी ध्यान में होना चाहिए कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ पे यहां से लिखता हूं, पृथ्वी के ऊपर गैसों का आवरण। ठीक है, ऊपर विभिन्न गैसों का, ठीक है, गैसों लिख लो या फिर विभिन्न गैसों, विभिन्न भी लिख लो, अलग अलग भिन्न प्रकार की गैस पाई जाती है, तो विभिन्न गैसों का आवरण क्या कहलाता है, वायुमंडल। ठीक है, आवरण वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, वायुमंडल की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा क्या पाया जाता है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल विद्यमान है। ठीक है, आगे सुनना, तापमान एवं उसके घटकों के आधार पर, अपन वायुमंडल को घटकों के आधार पर वायुमंडल को अपन 5 परतों में डिवाइड करते हैं। तापमान एवं उसके घटकों के आधार पे अपन वायुमंडल को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, कितने लेयर्स में बांटते हैं, 5 में। कौन कौन सी लेयर्स हैं, सुनना। पहली आती है शोभ मंडल। ठीक है, शोभ मंडल। उसके बाद आता है समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, शोभ मंडल, समताप मंडल। थर्ड नंबर पे आती है मध्य मंडल,
तत्पश्चात 4 नंबर पे आता है आयन मंडल, आयन मंडल, और 5 नंबर पे आता है अपना बहिर्मंडल। ठीक है, सबसे ऊपर की परत बहिर्मंडल। ठीक है, शोभ मंडल, जैसे सबसे नीचे वाली परत हमारी, जैसे ये पृथ्वी है तो इससे नीचे वाली परत शोभ मंडल, फिर आएगी समताप मंडल, फिर आएगी मध्य मंडल, और अंत में आएगी बहिर्मंडल। ऐसे परतें डिवाइड है। सबसे पहली शोभ मंडल जो कि लगभग 13 किलोमीटर, कितनी 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, जिसमें हमारे हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं। ठीक है, हवाई जहाज तो नहीं उड़ते, जिसमें मौसमी क्रियाएं होती है। ठीक है, छोटे जैसे बड़े जो हवाई जहाज होते हैं वो इससे ऊपर उड़ते हैं। ठीक है, या इसमें भी उड़ते हैं, अधिकांश इसी में उड़ते हैं। बाकी फिर समताप मंडल में ज्यादा दूर जाना है, ज्यादा ऊंचाई के जो हवाई जहाज होते हैं, लास्ट समताप मंडल, फिर इससे ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक है, समताप मंडल अधिकांश सौर मंडल में उड़ते हैं, उसके बाद समताप मंडल में भी उड़ते हैं। ठीक है, रॉकेट वगैरह तो फिर बाहर जाते ही है, वो तो बहिर्मंडल के बाहर तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाना होता है तो बहिर्मंडल को पार करके तो जाएंगे। ठीक, तो शोभ मंडल के अंदर और क्या होता है, जो मौसम बनने की जो प्रक्रियाएं है, जैसे कोहरा, तूफान, बारिश वगैरह, वो किस में होते हैं, शोभ मंडल में होते हैं। किस में होते हैं, शोभ मंडल में। यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे मौसमी प्रक्रियाएं। ठीक है, मौसमी प्रक्रियाएं या मौसम के प्रभाव, मौसमी प्रक्रियाएं। प्रक्रियाएं कहाँ होती है भाई, शोभ मंडल में। जैसे मौसम का बनना किसमें होगा, शोभ मंडल। जैसे धूम, कोहरा, तुषार वगैरह होते हैं। ठीक है, आंधी, तूफान, बारिश, ये सभी किसमें होता है, शोभ मंडल में होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यहां पे ये हमारा स्थल भाग है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे घनत्व और तापमान, ठीक है, डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों में क्या आती है, भिन्नता आती है। भिन्नता कैसे आती है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान घटेगा और घनत्व है वो भी घटेगा। ठीक है, जितना अपन ऊपर जाएंगे उतना डेंसिटी कम होगी और टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, पृथ्वी का दबाव, जैसे ये मेरे पास क्या है, डस्टर है। ठीक है, ये रखा हुआ है अभी यहाँ पे टेबल पे, दिख नहीं रहा आपको, टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, अभी इसका घनत्व ज्यादा है क्योंकि इसके नीचे क्या है, एक सरफेस है, सतह है। मगर जैसे जैसे मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, ठीक है, जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, धीरे धीरे और ऊपर जाएगा, बस लास्ट में यहां तक ही ले जा सकता हूं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, ये सभी स्थितियां कहां होती है, सौर मंडल के अंदर ही होती है। उसके बाद इनका कोई रोला वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, सौर मंडल में अधिकांश ये प्रक्रिया होती है, तापमान का कम होना, घनत्व कम होना। बट अपना अभी बेसिक बेसिक बातें पढ़ रहे हैं तो ये सुनना आप, ये चीजें ध्यान रखना कि जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊंचाई की तरफ जाएंगे, घनत्व क्या होता है, कम होता है। और घनत्व के साथ साथ जो अपना टेम्परेचर है, तापमान है, वो भी गिरता हुआ जाता है। ठीक, टेम्परेचर की बात करते हैं, ये स्थल भाग है। ठीक है, स्थल भाग है। जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे, आप कितना ऊपर जाएंगे, तो 165 मीटर जब अपन ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, आकाश की तरफ जाएंगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, कितना याद रखना, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। और स्थल भाग है ये, यहां पे मैं लिखता हूं स्थल मंडल या स्थल भाग। ठीक है, ये मैंने लिखा। और जब स्थल भाग से नीचे की तरफ जाओगे, ठीक है, गहराई में जाओगे, तो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। 165, जैसे ये स्थल भाग है, ठीक है, ये जमीन है, ये मानना एक बार। तो आप इससे 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री तापमान क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ पे स्थल भाग पे, जमीन पे अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो आप जब 165 मीटर ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, तो आप वहां पे तापमान कितना हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सुनना, इससे नीचे की तरफ जब आओगे आप, ठीक है, तो 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। यहाँ पे 25 है तो नीचे कितना मिलेगा, 32 डिग्री पे आपको 26 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 165 मीटर ऊपर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, 165 और 32 डिग्री नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये तो अपन ने बात कर ली किसकी,
वायुमंडल की। और थोड़ी सी बात करते हैं आयतन के आधार पे। अपन अगर वायुमंडल में अपन ने परिभाषा देखी पृथ्वी के ऊपर विभिन्न गैसों का आवरण। अब अपन गैसें तो देखिए कौन कौन सी मुख्य रूप से गैसें पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लीजिए वायुमंडल में गैसों का तो मिश्रण है ही, गैसों का तो आवरण है ही, पर कौन कौन सी गैसें हैं ये तो बताओ। तो आप बताना कौन कौन सी गैसें हैं। आयतन के आधार पे अगर अपन गैसों का वितरण देखें तो सर्वाधिक गैस जो पाई जाती है किसके आधार पे, आयतन के आधार पे, ठीक है। आयतन के आधार पे गैसों का वितरण अपन देखें, आधार पर गैसों का वितरण कितना है, तो सबसे टॉप आती है नाइट्रोजन। क्या आती है, नाइट्रोजन 78%, ठीक है। और उसके बाद आती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 21%, ठीक है 21%। और जो बचा 1% यानी कि 78% ये हो गया, 21% ये हो गया, बचा जो 1% है उस 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ओजोन, ठीक है, आदि गैसें आ जाती है, ठीक है। फिर भी इनका बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे ओजोन का, सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित करती है कौन, ओजोन गैस। इनकी एक परत बनी हुई है, इस गैस की परत बनी हुई है। जो अपनी CO2 गैस है, ठीक है, इसका भी महत्व है। कैसे महत्व है, जो पृथ्वी द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है उसको ये क्या कर लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है, उसको सोख लेती है, जो कि पादप जो होते हैं उनके भोजन निर्माण आदि में योगदान देती है, ठीक है। और इसी के कारण CO2 के कारण ही क्या हो रहा है, जो पृथ्वी का टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो उससे निकलने वाली उष्मा है पृथ्वी से, उसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, उसको वायुमंडल में जाने नहीं देती है। इस कारण से क्या है, पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो अपन ने बात कर ली किसकी, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की। अब बात करते हैं अपन जैवमंडल की, ठीक है। थोड़ी सी बात करते हैं जैवमंडल की, कोई ज्यादा विशेष है नहीं, जिस लेवल से अपन पढ़ रहे हैं ना। उसके बाद अपन जब उच्च कक्षा में पढ़ेंगे, जब उच्च क्लास की बातें करेंगे तो उसमें अपन उच्च लेवल का ज्ञान भी अर्जित करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन जैव मंडल। कौन सा मंडल, जैव मंडल, जिसे अपन बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। जैव मंडल या जीव मंडल भी इसे अपन कह सकते हैं, ठीक है। क्या होता है जैव मंडल, जीव मंडल? एक तो ये ध्यान रखना है जहां पे जीवन विद्यमान है, ठीक है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों का मिला जुला रूप होता है, ठीक है। और वहां पे जीवन विद्यमान होना चाहिए, वही जैवमंडल की एक शर्त मान लो आप, है ना। चाहे वो वायुमंडल की ऊंचाइयों में हो और चाहे वो जलमंडल की गहराइयों में, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, वहां पे जीवन विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन इसकी है। इसका एक स्ट्रक्चर बनता है, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे ये सर्किल मैंने एक ड्रॉ किया, ठीक है। आप भी सीख जाना, कभी जैवमंडल को अगर दर्शाना हो तो इस प्रकार से दर्शाता है, ठीक है। यहां पे लिखता हूं मैं वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल, ठीक है। रानुमंडल कोई मत बोल देना भाई, वायुमंडल है ये, रानुमंडल बोल दो कहीं, ठीक। ये है स्थलमंडल इधर, और ये है जलमंडल, जलमंडल। इन तीनों का जो रूप है, ठीक है, तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसे अपन बोलते हैं जैव मंडल, जैव मंडल। ऐसे आपको एक स्ट्रक्चर बना देना, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, इन तीनों का जो मिला जुला रूप है उसे अपन जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, जीवन विद्यमान हो, जिसमें पेड़ पौधे, यानी कि छोटे से पेड़ पौधे से लेकर विशाल काय पेड़ पौधे, जीव जंतु तक आते हैं, ठीक है। अर्थात सभी जीव इसके अंदर समाहित हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी, चाहे वो वायुमंडल की ऊंचाइयों में हो या फिर जलमंडल की गहराइयों में हो, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, जीवन विद्यमान होना चाहिए, वही क्या कहलाएगा, हमारा जैवमंडल कहलाएगा, ठीक है। आई बात समझ में आ गई गुरुजी, बात समझ में आ गई। तो ये अपना क्या है, जैवमंडल है।
इसमें वो लिखने वाली बातें थोड़ी है भाई, इसमें छोटे से जीव से लेकर बड़े विशाल का है जंतु जीव तक, पेड़ पौधे तक आ जाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है जीवमंडल में क्या क्या आता है। ठीक है, ये सभी एक दूसरे को प्रभावित कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड पे किसी न किसी स्थान पे एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इन तीनों में से किसी का भी संतुलन बिगड़ता है तो जो हमारा पूरा जो जैवमंडल का जो सिस्टम है, ठीक है, जो हमारी जैव विविधता है, पारिस्थितिक तंत्र है, वो भी बिगड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज ये ध्यान रखना है, भूमंडलीय तापन, एक शब्द आता है भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन क्या होता है? ये तापन या फिर तपन, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से, दोनों सही है। भूमंडलीय तापन या फिर तपन। तपन क्या होता है? जो भी अपन ने अभी बात की वायुमंडल में कि भाई CO2 जो गैस होती है उसका क्या कार्य होता है, जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा होती है, ठीक है, उस ऊष्मा को क्या कर लेते हैं अपने अंदर समाहित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अब अवशोषित करेगी नीचे की गर्म ऊष्मा को, ठीक है, जीवों द्वारा जो छोड़ी गई CO2 उसको अवशोषित करती है, और जो पेड़ पौधे थे उनके पोषण में सहायता प्रदान करती है। बट ज्यादा मात्रा में उत्सर्जन करने से वो ज्यादा मात्रा में अवशोषित कर रही है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, अपने पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन कहते हैं, तपन कहते हैं। याद रह जाएगा जी गुरुजी, याद रह जाएगा। और बताओ, बस और सब बढ़िया है। इसी के साथ जो हमारा जैवमंडल जीव मंडल वाला जो ये कॉन्सेप्ट है वो होता है क्लियर। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा अध्याय था, अध्याय कौन सा? पृथ्वी के परिमंडल, वो भी होता है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर का आगाज, नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और क्लास कैसी लगी, वही मेरी पंचलाइन है 2-4। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, कमेंट आपके लिए हमेशा खुला रहता है। ठीक है, तभी तो मैं कमेंट वाले सेक्शन को ऑन रखता हूँ, वरना बहुत सारे लोग ऑफ रखते हैं इसको। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इसका कोई रिचार्ज भी नहीं लगता होगा शायद कमेंट करने का, तो मोबाइल का इंटरनेट का तो लगता ही है रिचार्ज, बट कमेंट करने का कोई रिचार्ज नहीं लगता होगा। तो क्लास कैसी लगी वो बताइएगा। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे, ज्योग्राफी का कोई अदर टॉपिक हो जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। हम हर संभव, हम नहीं, मैं हर संभव प्रयास करूंगा उस चैप्टर को आपके सामने प्रस्तुत करने का। ठीक है, और कुछ नोट्स वगैरह के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जो भी नोट्स वगैरह होंगे, कुछ प्रश्न वगैरह होंगे, तो और कोई भी जो हमारी अपडेट होगी, ठीक है, कोई सूचना होगी, वो आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में क्या है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी पर्सनल इंक्वायरी के लिए आप सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई पर्सनल बात हो या पर्सनल कोई प्रश्न हो तो आप उनके माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूँगा, और इसी के साथ इस कक्षा को करते हैं समाप्त। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और उद्धार क्लासेस के साथ जुड़कर आपने अपने अध्ययन को गति दी, उसके लिए आपका आभारी रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।